My friends, the hard reality of current geopolitics is that America today is a sinking ship. आज की कड़वी सच्चाई ये है, अमेरिका आज डूबता हुआ जहाज है। इसे बचाने की बड़े बहुमत से वहाँ के लोगों ने ये जवाबदेही ये ट्रंप साहब के सर पर डाली है। आप इन्हें बचाइए, संभवतः वहाँ के लोगों की यह अंतिम उम्मीद है। अब ये बड़ा सवाल उठता है, क्या ट्रंप साहब अमेरिका की बादशाहत को बचा पाएंगे? 1992 में गोर्बाचेव सोवियत रसा को नहीं बचा पाए थे, वही अंतिम उम्मीद थे। बड़ी कोशिश की थी उन्होंने। सोवियत रसा बिना एक मिनट किसी से युद्ध किए हुए, बिना किसी से पराजित हुए, अपने ही आर्थिक भार से डूब गया। ये क्या इतिहास दोहराएगा आज अपने आप को? क्या अब अमेरिका को डूबने की बारी है? क्या अमेरिका खुद भी अपने ही आर्थिक भार से डूबेगा? ये देखना अभी बाकी है, लेकिन है आज का सच यही। जो भी हो, अमेरिका के लिए आज एक बड़ा संकट है, इकोनॉमिक क्रंच है। ऐसी घड़ी में प्राइम मिनिस्टर मोदी का वहाँ जाना और ट्रंप से बात करना या उनसे उम्मीद करना कि वे कुछ दे पाएंगे भारत के लिए, मेरे ख्याल से यह असंभव बात सी लगती है। कोई रियायत वो मोदी को नहीं दे पाएंगे। संभव तो वो दबाव दे करके जरूर सौदा करेंगे। मोदी अगर कहते हैं कि चबहार पोर्ट जो ईरान का है, ये एकमात्र रास्ता है भारत को अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, यूरोप जाने का, शायद उस पर छूट दे दे। वो कहे ठीक, हम सैंक्शन नहीं लगाएंगे, प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। ये भी हो सकता है कि ट्रंप भारत को कहे कि हाँ ठीक है, आप जो तेल खरीद रहे हैं रसा से, उस पर भी हम सैंक्शन नहीं लगाएंगे। लेकिन बड़ी कीमत जरूर वो चाहेंगे इसके बदले। बड़ी कीमत क्या हो सकता है ये मैं अंदाज नहीं लगा सकता, लेकिन संभव है कि वो कहें कि भारत को कहें कि आप मार्केट खोलिए, अनाज का मार्केट खोलिए, दूध का मार्केट खोलिए, ताकि अमेरिकन दूध, अमेरिकन अनाज वहाँ जा सके। या आसान नहीं होगा मोदी साहब के लिए, क्योंकि खुद ही भारत के पास अधिक अनाज है, सरप्लस है, खुद ही दूध अधिक है। जो भी हो, व्यक्तिगत संबंध हम जानते हैं दोनों के बड़े अच्छे हैं, मोदी साहब के, ट्रंप साहब की। लेकिन व्यक्तिगत संबंध कभी भी राष्ट्रीय हित के कीमत पर नहीं होता है, ये सच्चाई जाननी चाहिए। अब ये बड़ा सवाल है कि ये बड़ा संकट अमेरिका के लिए क्यों आया है, कारण क्या है? उसमें पहला कारण तो है, जैसा मैंने कहा, वो पहला कारण है आर्थिक कारण, इकोनॉमिक क्रंच। आर्थिक कारण का क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि आप ऐसे समझिए कि जीडीपी और डेट का जो रेशियो है, अमेरिका की जो आमदनी है, जो इनकम है, जीडीपी, और जो कर्ज है अमेरिका के ऊपर, दोनों के बीच का जो संबंध है, रेशियो है, वो बहुत गहरा है, बहुत गैप है बीच में। अमेरिका के पास जीडीपी है $30 ट्रिलियन और कर्ज अमेरिका पर है $39 ट्रिलियन। 40% से अधिक, अगर 40% जो जीडीपी का होता है, आमदनी है, उसे अधिक अगर कर्ज में चुकाई जाती है हर महीने, हर रोज, तो कहा जाता है यहाँ तक तो ठीक है। अब 40% से ज़्यादा अगर चुकाना हो तो समझिए कि वो आर्थिक संकट हो जाता है, इकोनॉमिक क्रंच बन जाता है। और अमेरिका के पास सिर्फ 40% से ज़्यादा नहीं, 139% है, चुकाना पड़ता है। आप ऐसे समझिए कि आपके पास 100 रुपया है, आपके 100 रुपया आपका इनकम है, और हर महीने कर्ज में चुकाना है 139 रुपीज़, आपकी क्या हालत होगी? वही अमेरिका की हालत है, वही अमेरिका भुगत रहा है। इसलिए मैंने कहा कि डूबता हुआ जहाज है। इन्फ्लेशन चरम सीमा पर है, 7%, 8% पिछले 7-8 साल से हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग लगभग बहुत कम हो गया है। तो ये सारी संकट अमेरिका फेस कर रहा है कई एक साल से। दूसरा सबसे बड़ा संकट है ये अमेरिकी जहाज को डूबने का, वो है राइज ऑफ चाइना। बहुत अधिक ऊपर उठ गया है चाइना। कभी अमेरिका के पिछलग्गू था, वो पीछे पीछे चलता था, आज अमेरिका से ऊपर जा रहा है। टेक्नोलॉजी, आप सुने होंगे कि अमेरिका 80% पूरी दुनिया का टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास है, लेकिन आज सच्चाई बदल गई है। एक टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, जो आप जानते हैं, डीप सीक जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऐप है। ये चाइना ने ढूंढ लिया है। पूरी नींद हराम हो गई है गूगल की, वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट की,
कि अगर ये सफल हो गया, जो सफल शायद हो ही रहा है चाइना के पास, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी अमेरिकन टेक्नोलॉजी को। यही नहीं, सेमीकंडक्टर, ये चिप बनाने का, ये आज का और भविष्य का ये टेक्नोलॉजी है, उसमें भी चाइना काफ़ी खोज कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग हब, पूरी दुनिया का जो मैन्युफैक्चरिंग केंद्र है वो चाइना है। और डिफेंस में भी कहा जाता है कि नेवी में आगे निकल चुका है अमेरिका से चाइना। एयर फाइटर भी कुछ क्षेत्र में आगे बढ़ चुका है। और जहाँ तक आर्मी की बात है, चाइना के पास 21 लाख आर्मी है, सैनिक है। अमेरिका के पास सिर्फ 10 लाख है, बल्कि उससे ज़्यादा तो भारत के पास है 13 लाख। ये सच्चाई है, ये सारे संकट हैं चाइना की तरफ से अमेरिका के ऊपर। दूसरी बात, डॉलर इज लूजिंग इन्फ्लुएंस। डॉलर को अमेरिका ने मिसयूज किया, ये फॉरेन करेंसी है, और फॉरेन करेंसी को उन्होंने ये अपने दादागिरी का इंस्ट्रूमेंट बना दिया। कोई भी देश जो भारत को अमेरिका की बात नहीं मानता, उस पर सैंक्शन लगा देता है, डॉलर का प्रतिबंध लगा देता है। आज रसा पर है, कभी चाइना पर है, कभी किसी पर है, ये सच्चाई है। आज अमेरिका को इसका फल भुगतना पड़ रहा है और पड़ेगा। 100% जो व्यापार पूरी दुनिया का सिर्फ डॉलर के थ्रू होता था, वो घटते घटते 62% पर हो गया है। बाकी 38% लोकल करेंसी में हो रही है। और बड़ा खतरा ये है कि ब्रिक्स जो संस्था है, जिसमें भारत भी शरीक है, उसने डिसाइड किया है कि हम डॉलर के बजाय लोकल करेंसी में व्यापार करेंगे। डी डॉलराइजेशन का प्लान बना लिया है। उसे भारत ने तो कहा है हम डी डॉलराइजेशन में नहीं रहेंगे, लेकिन हम जरूर चाहेंगे कि डॉलर के बजाय हम रुपीज में व्यापार करें। आज की सच्चाई है। भारत और रसा ने, कल की बात है, एक दिन पहले ये तय किया है कि भारत और रसा दोनों अपने अपने लोकल करेंसी में व्यापार करेंगे, रूबल में और रुपीज में करेंगे। 90% व्यापार अगर ये दोनों अपने अपने करेंसी पर करेंगे तो उसका असर तो पड़ना ही है उस पर। ये सारी बात है। ये एक बड़ा कारण है डूबने का उसको, अमेरिका को। और दूसरी बात है, ब्रिक्स सिर्फ यही नहीं कर रहा है, बल्कि ब्रिक्स जो बैंकिंग सिस्टम ला रहा है, वो सीधा खतरा पड़ रहा है उस पर, वर्ल्ड बैंक पर, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पर, जहाँ पर अमेरिका की भाषा चलती रही है, वो खतरे में है आज ब्रिक्स के चलते। इसलिए ब्रिक्स अगर सबसे बड़ा खतरा है अमेरिका का, तो ब्रिक्स है, जो G7 का विकल्प है, ऑल्टरनेटिव बन रहा है। सच्चाई है। और दूसरी एक और बात है, आज चाइना और रसा एक हो गया है। कभी चाइना पीछे पीछे चलता था अमेरिका का, और रसा के साथ मिल गया है। दोनों के मिलने से अमेरिका की नींद खराब हो गई है। स्ट्रैटेजिक प्रेशर बहुत अधिक है। और अंत में जो नेटो है, जो शक्ति का केंद्र है अमेरिका का, और नेटो के 30 मेंबर का, आज वो कमज़ोर पड़ रहा है। बजट काफ़ी भारी पड़ रहा है। ट्रंप कह रहा है यूरोप से कि आप 2% हर मेंबर, हर सदस्य 2% अपना डिफेंस बजट बनाइए और हमसे उतना पैसा मत लीजिए। और यूरोप तैयार नहीं हो रहा है। तो इस तरह से अंदर ही अंदर ये नेटो खोखला पड़ता जा रहा है। ये सारे बड़े कारण हैं। इस बड़े कारण से ये परेशानी है। और एक और कारण है कि कहा जाता है वहाँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्टाफ है वो अधिक है, तो उसको काटने की बात हो रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टाफ को टर्मिनेट कर दो सर्विस से, डिसमिस कर दो सर्विस से। ये सारी बातें जो हैं, ये सारे असली कारण है, सही कारण है आज डूबते हुए अमेरिकी जहाज का। जो भी हो, उस डूबते हुए जहाज को बचाने के लिए ट्रंप साहब ने काफ़ी रेमेडियल स्टेप शुरू किया है, उपाय शुरू किया है। पहली बात उन्होंने क्या किया है कि टैरिफ बढ़ाएंगे। वो जो इंपोर्ट्स हो रहा है दूसरे देश से, उस पर टैक्स बढ़ा देंगे। लेकिन टैक्स बढ़ाने से वो सफल होंगे पैसा बचाने में, ये कहना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि अगर वो भारत से जो सामान जा रहा है उस पर अधिक अगर टैरिफ लगा देंगे, टैक्स लगा देंगे, तो अमेरिका में जो सामान बिकेगा वो महंगा होगा, इन्फ्लेशन वहाँ बढ़ेगा, लोगों की परेशानी होगी कि अधिक दाम देना पड़ेगा। हाँ, भारत का जो है सेल, बिक्री, वो कम होगा। ये दुधारी तलवार है, काउंटर प्रोडक्टिव है। दूसरी बात, चाइना के प्रति जो पॉलिसी है, वो पॉलिसी को बदल रहे हैं। जैसे मान लीजिए चाइना की पॉलिसी क्या थी, पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट। अब वो चाहते हैं पॉलिसी ऑफ इंगेजमेंट, कि चाइना के साथ साझेदार बन के चलो,
कॉम्पिटिटर बन के नहीं, राइवल बन के नहीं, और ये कंटेन मत करो चाइना को, रोको मत, साथ में चलो। ये हो सकता है कि हालांकि उन्होंने प्रेसिडेंट जो वहाँ के चाइना के हैं उनको अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया था और चाइना नहीं गए थे। इंडिया पर 25% उन्होंने टैरिफ लगाया, चाइना पर सिर्फ 10%। देखना बाकी है कहाँ तक ये उनकी पॉलिसी सफल होगी आगे। तीसरी बात एक और है कि रसा को भी खुश करने वाली नीति वो अपना रहे हैं। आज का न्यूज़ ये है कि उन्होंने कह दिया है कि आप यही चाहते हैं ना कि यूक्रेन नेटो में नहीं जाए। हम आपको आश्वस्त करते हैं यूक्रेन को हम कभी भी नेटो में नहीं लेंगे। तो चाइना को भी खुश कर रहे हैं, रसा को भी खुश कर रहे हैं। एक और पॉलिसी है उनका, पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशनिज्म, विस्तारवादी नीति। उन्होंने क्या किया, पनामा कैनाल को अपने हाथ में ले लिया, पनामा से छीन करके। गल्फ ऑफ मैक्सिको को कहा कि गल्फ ऑफ अमेरिका हो गया। और ये जो ग्रीनलैंड है, जो डेनमार्क का है, उसे वो लेना चाहते हैं। ये पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशनिज्म हुआ। उसके बाद है ये कहते हैं कि हम युद्ध नहीं करेंगे, बड़ा खर्चीला होता है। तो पैसे को बचाना उनका पहला उद्देश्य है। यही आत्मा है, बल्कि यही जड़ है ये अमेरिका फर्स्ट का, कैसे पैसा अधिक हम जुटा लें। तो इसके लिए कहते हैं हम युद्ध नहीं करेंगे। तो फिर क्या करेंगे वो, हाइब्रिड वॉरफेयर, बिना लड़े ही दबाव करके जीत हासिल करना। और तीसरी एक और बात है, जो ये फाइनेंशियल एड दे रहे हैं बहुत देशों को, भारत को भी, सब देशों को दे रहे हैं वो, ये फॉरेन एड कहा है हम अब एड किसी को नहीं देंगे, हम बंद कर देंगे ताकि पैसा हम बचा सकें। और साथ ही साथ जो इलीगल माइग्रेंट हैं, जो गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में चले गए हैं, उनको वापस भेज रहे हैं। कुछ हद तक सफल भी हुए हैं, खास करके भारत में। और सब लोगों को वापस करेंगे तो वो जो वहाँ का आर्थिक भार बन रहा है, ये जो वहाँ का जो आर्थिक संकट है उसका बहुत बड़ा कारण है, उससे वो दूर होना चाहते हैं। और साथ ही साथ ये जो मस्क साहब हैं, बड़े पूंजीपति, दुनिया का सबसे अधिक धनवान आदमी, वो ट्रंप के साथ जुड़े हुए हैं। वो डिपार्टमेंट ऑफ एफिशिएंसी से जुड़े हुए हैं। उनको कहा गया है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में क्या सुधार लाया जाए, आप सलाह दीजिए। उन्होंने सलाह दिया है कि 3% स्टाफ को काट दीजिए, टर्मिनेट कर दीजिए सर्विस। और उन्होंने ऑर्डर निकाल दिया, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, कि 3% स्टाफ को, लाखों स्टाफ को नौकरी से निकाल दो। 75,000 ने मान भी लिया है। उन्होंने ये आकर्षक प्लान दिया है कि आप नौकरी से निकाल देंगे, लेकिन आपको ड्यूटी नहीं करना है, लेकिन पैसा आपको पेमेंट हम करते रहेंगे। ये तत्काल खुश करने की नीति है, वो कर रहे हैं। ये सारे रेमेडियल स्टेप्स उन्होंने उठाया है, देखते हैं कहाँ तक सफल होता है। अब मेरे कुछ इसमें एनालिसिस हैं। पहला एनालिसिस ये है कि जो चाहें वही ट्रंप कर लेंगे ऐसा नहीं है। जो कांग्रेस है वहाँ का संसद, पार्लियामेंट, वो उनको रोक सकते हैं। जुडिशरी जो कोर्ट है वहाँ पर, उनकी बात नहीं मान सकते हैं। वहाँ का स्टेट जो है भारत की तरह नहीं है, बहुत मजबूत है, वो नहीं कह सकता है, नहीं कहना शुरू कर दिया है। ये देखिए अभी सिटीजनशिप बाय बर्थ, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वहाँ का, कि जो बच्चे जन्म लेंगे वो वहाँ के नागरिक बन जाएंगे, इसको उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दे करके ख़त्म कर दिया। लेकिन वहाँ का जो 21 राज्य है, जो कि वहाँ के डेमोक्रेट का राज्य है, उन्होंने कहा हम नहीं मानेंगे, वो चले गए कोर्ट, और कोर्ट ने तुरंत स्टे ऑर्डर कर दिया जुडिशरी ने। तो इसलिए मनमानी चाहेंगे करना तो नहीं कर पाएंगे, ये बात सही है। रही बात जहाँ तक मोदी साहब के विजिट का, तो मोदी साहब इसके पहले भी विजिट किए हुए थे, ये थे 2019 में। उस समय हालत ऐसी थी कि मोदी साहब काफ़ी मजबूत थे, बहुत बड़ी संख्या में उनके पार्टी की जीत हुई थी लोकसभा में, और ट्रंप साहब बहुत कमज़ोर थे। मोदी साहब के ये कहने के बावजूद भी कि अब की बार ट्रंप साहब पराजित हो गए थे, हार गए थे, तो थोड़ा दबाव था भारत का उनके ऊपर। अभी पलट गई है बात, अलग बात हो गई है। मोदी साहब को बड़ी मुश्किल से सरकार बना पाए हैं। पार्लियामेंट्री इलेक्शन जो 2024 में हुआ, कम आदमी जीते हैं उनकी, और ट्रंप साहब उल्टा, वो बहुत बड़ी संख्या में बहुमत से वो जीते हुए हैं। तो ये ट्रंप साहब का दबदबा अभी चलेगा मोदी साहब पर, ऐसा हम सोचते हैं। अब क्या होगा कहना मुश्किल है। दूसरी बात, दोनों चाहे मोदी हों या ट्रंप हों, ये दक्षिणपंथी राजनीति करने वाले हैं, ये राइट विंग पॉलिसी चलाते हैं। इनकी पॉलिसी में कैपिटलिज्म, थोड़े से लोग 10% लोग जो दौलतमंद हैं उनके हाथ में दौलत अधिक चली जाती है, और आर्थिक विषमता बहुत तेज़ी से बढ़ती है। उनका कहना है कि ये दौलतमंद लोग जब
उनके हाथ में अधिक दौलत होगा तो हमको टैक्स अधिक मिलेगा, यही टैक्स जो मिलेगा यही उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी होती है। बाकी लोग परेशानी में रहते हैं लेकिन इनकी पॉलिसी यही होती है, इनका प्रिंसिपल यही होता है। और तीसरी एक और बात है कि जहाँ तक भारत की ज़रूरत है अमेरिका को, अमेरिका की ज़रूरत है भारत को, तभी रिश्ता बना हुआ है। अभी देखिए ये भारत जो है, कहा जाता है कि इंडिया इज़ अ काउंटर वेट टू चाइना। अमेरिका नहीं चाहता है चाइना आगे बढ़े, उसको रोकने के लिए चाइना के पड़ोस में भारत है, इंडो पैसिफिक में भारत है, क्वाड का मेंबर है, उसको रोक पाएगा। यह बहुत ज़रूरत है भारत की अमेरिका के लिए। दूसरी बात है अमेरिका जो है भारत के लिए एक बड़ा व्यापारिक देश है, वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ इंडिया, बायलैटरल ट्रेड पार्टनर ऑफ इंडिया। ये 118 बिलियन डॉलर का व्यापार है, उसमें से अमेरिका से जो सामान आता है वो कम आता है और भारत से सामान वहाँ ज़्यादा जाता है। करीब करीब 38 बिलियन डॉलर का सरप्लस होता है भारत के पक्ष में। आज हो सकता है ट्रम्प साहब कहें ये जो आपको 38 बिलियन डॉलर का जो आपको फ़ायदा हो रहा है वो हम नहीं करेंगे, हम आपको इसको कम करेंगे, हम यहाँ से अधिक सामान बेचेंगे, आप मार्केट खोलिए, जैसा मैंने कहा अनाज का मार्केट खोलिए, डेयरी का मार्केट खोलिए, हम यहाँ सामान आपके यहाँ अधिक बेचेंगे, बराबर करेंगे दोनों, इंडिया के हित में नहीं होगा। ये जो भी हो ये सारी बातें होगी। और ये दोनों का जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है ये 2005 से ही चल रहा है अमेरिका इंडिया का। लेकिन जब ट्रम्प साहब सत्ता में आए तो 2017 में इसी कॉम्प्रिहेंसिव इसको स्ट्रक्चरल पार्टनरशिप को कॉम्प्रिहेंसिव बना दिया, उन्होंने बड़े स्तर पर कर दिया। तो आज भी चाहेंगे, इंडिया चाहेगा ये कॉम्प्रिहेंसिव जो पार्टनरशिप है वो आगे बढ़े, टेक्नोलॉजी अमेरिका का भारत में आवे, डिफेंस में वहाँ से मदद मिले, और सप्लाई चेन विशेष करके जो इंडिया और यूरोप जाने का जो रास्ता है बाय रोड बाय शिप, जो सामान एक दूसरे के यहाँ आता जाता रहेगा, जो कि मिडल ईस्ट के थ्रू जाएगा, ये इंडिया यूरोप मिडल ईस्ट कॉरिडोर जो है उसको जल्दी जल्दी अमेरिका इसको इम्प्लीमेंट करे। ये सारी बात है, दोनों का हित आपस में है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। थैंक यू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू।